नमस्कार, खबरों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। चुनावी ड्यूटी से बचने के लिए गलत जानकारी देने पर होगी सख्त कार्यवाही, कहा सीटीएम ने। कॉलेज व यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए ऑनलाइन पोर्टल फिर से शुरू। एससीईआरटी के सौजन्य से विज्ञान संगोष्ठी का हुआ आयोजन। एससी उपवर्गीकरण को लेकर एससी समाज में रोष, दिया ज्ञापन। 2 दिवसीय खंड स्तरीय खेलों का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनावों को लेकर पंचायत भवन में चुनाव ड्यूटी से संबंधित सभी नोडल अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में सीटीएम विपिन कुमार ने नोडल अधिकारियों व बीएलओ को निष्पक्ष व पारदर्शिता से चुनाव करवाने के दिशा निर्देश दिए। वहीं उन्होंने वोटर कार्ड में त्रुटियों को ठीक करने के लिए भी कहा। उन्होंने कहा कि यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी ने चुनाव ड्यूटी से बचने के लिए डाटा के साथ छेड़छाड़ की तो उसके खिलाफ विभागीय नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। नगराधीश विपिन कुमार ने कहा कि विधानसभा आम चुनाव 2024 को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए ईडीएमएस पोर्टल के माध्यम से अधिकारियों व कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जानी है। कोई भी जानकारी गलत नहीं आनी चाहिए। गलत जानकारी मिलने पर संबंधित कार्यालय के विभागाध्यक्ष, नोडल अधिकारी व संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि चुनाव को संपन्न करवाने के लिए अधिकारियों व कर्मचारियों की अलग अलग ड्यूटीज लगाई जाती हैं। ड्यूटी के लिए कार्यालयों से अधिकारियों व कर्मचारियों का डाटा मांगा जाता है। ईडीएमएस पोर्टल के माध्यम से डाटा लिया जाता है, जिसमें महिला कर्मचारी भी शामिल होती हैं। पिंक बूथों पर केवल महिलाओं की ही तैनाती होती है। ये देखिए कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट्स हैं जिला भिवानी के अंदर, उन सबके नोडल अधिकारी आज आए हुए थे, जो कि अपने को ईडीएमएस सॉफ्टवेयर पर अपलोड करते हैं। और ये जो जितना भी हमारा डाटाबेस यहाँ से बनता है, अब इसकी जो लास्ट डेट हमने रखी है वो 26 तारीख रखी हुई है। उसके बाद हमारे ईडीएमएस पोर्टल पर सारा एम्प्लॉयज़ का जो डाटाबेस है वो आ जाएगा, जिसके बाद हम लोग जो है इलेक्शन में ड्यूटीज़ लगा पाएंगे और एक अच्छे, सुचारू और सुदृढ़ ढंग से चुनाव प्रक्रिया को बेहतर उससे करवा पाएंगे। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस की तरफ से उन्हें दी गई थी ईडीएमएस सॉफ्टवेयर पर उनको कैसे जो है डाटा अपलोड करना है, उसकी टेक्निकल डिटेल्स उनको बताई गई थी। और इसमें जो कुछ इश्यूज़ रहते हैं, जैसे छोटी छोटी गलतियां जो हमने पिछले चुनाव के अंदर देखी थी कि किसी मेल को फीमेल मार्क कर देना, किसी व्यक्ति को गलत हैंडीकैप्ड मार्क कर देना, तो इस तरह की गलतियाँ नहीं करनी है हमें। और एक अच्छा एरर फ्री डाटाबेस तैयार करना है, ताकि हम लोग जो है बड़े टाइम लिमिट के साथ इलेक्शन में ड्यूटीज़ करवा सकें और इलेक्शन प्रोसेस को बड़ा स्मूथली कंडक्ट करवा सकें। इलेक्शन कमीशन के भी स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं कि अब की बार किसी भी तरह की अगर कोई भी इस तरह से टेक्निकल ग्लिच होती है तो इसको एचओडीज़ जितने भी हमारे हैं उनको इंश्योर करना है कि वो अपनी देख रेख में सारी प्रक्रिया को पूर्ण करवाएंगे। और अगर बाद में किसी भी तरह की गलती निकलती है तो एचओडीज़ की एक खुद की जिम्मेदारी होगी। तो हम चाहते हैं कि वो इस चुनाव प्रक्रिया के अंदर कंधे से कंधा मिलाकर हमारा साथ दें और एक अच्छा चुनाव संपन्न करवाएं। कॉलेज व यूनिवर्सिटी में दाखिले से वंचित रहने वाले विद्यार्थियों को 2024-25 के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने एक बार फिर से पोर्टल खोलकर दाखिले का ऑनलाइन अवसर दिया है। इस बारे में वेस्ट कॉलेज के प्राचार्य संजय गोयल ने बताया कि शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल 30 अगस्त तक खुला रखा जाएगा। पोर्टल के माध्यम से दाखिले से वंचित विद्यार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर दाखिला प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। वैश्य कॉलेज के प्रिंसिपल संजय गोयल ने बताया कि उच्चतर शिक्षा विभाग ने वंचित रह गए छात्रों के लिए एक बार फिर से ऑनलाइन पोर्टल शुरू कर दिया है। ऑनलाइन पोर्टल 30 अगस्त तक खुला रहेगा, जिसमें बची हुई सीटों पर दाखिले किए जाएंगे। जो भी छात्र छात्राएं दाखिले से वंचित रह गए थे वह अपना रजिस्ट्रेशन करवाकर दाखिला प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि इस बार नई शिक्षा नीति 2020 के तहत दाखिले हो रहे हैं, जिसमें छात्र छात्राएं 1 साल से लेकर 4 साल तक डिग्री कर सकते हैं। छात्रों को 1 साल के लिए सर्टिफिकेट, 2 साल के लिए डिप्लोमा और 3 साल के लिए डिग्री प्रदान की जाएगी। अगर कोई छात्र चौथे साल में भी पढ़ाई जारी रखता है तो उसे डिग्री विद ऑनर्स दी जाएगी। लेटर प्राप्त हुआ कल ही कि जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल की डेट है
वो एक्सटेंड कर दी है। अब बच्चे जो रह चुके हैं वो 21 से 30 तारीख तक दोबारा एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं सभी भिवानी के वासियों से, जो भी बच्चा ऐसा छूट गया है किसी वजह से, तो वो अपनी 21 से 30 तक दोबारा फीस जमा करवा सकता है और नया एडमिशन भी ले सकता है। सीटें हैं हमारे पास, जैसे बीएससी में है, बीकॉम में है, बीबीए में है, बीसीए में है, बीए हमारी फुल है। उसमें कोई अगर बच्चा नाम कटा के जाता है किसी दूसरी जगह तो उसमें 1-2 सीट खाली हो सकती है, बाकी बीए में कोई सीट खाली नहीं है। हाँ, तो जैसे नई एनईपी 2020 के अंतर्गत बच्चा अब 1 साल के बाद छोड़ सकता है, 2 साल के बाद छोड़ सकता है और डिग्री पूरी कर सकता है। 1 साल के बाद छोड़ेगा तो उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल के बाद छोड़ेगा तो डिप्लोमा कोर्स मिलेगा और 3 साल पूरे कर लेता है तो उसको डिग्री, बैचलर डिग्री बीए में या बीकॉम में उसको डिग्री मिलेगी। और अगर बच्चा चौथे साल भी पढ़ाई करता है तो उसको फिर उस ऑनर्स की डिग्री, जो उसकी डिग्री है उसको ऑनर्स में डिग्री मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभावनाएं और चिंताएं विषय को लेकर निजी स्कूल में विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन किया गया। खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर व अनेक विद्यालयों के प्राचार्यों ने संगोष्ठी में शिरकत की। विद्यार्थियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की संभावनाओं और चिंताओं पर अधिकारियों के साथ विचार साझा किए, जिन्हें खंड शिक्षा अधिकारी ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। शहर के एक निजी स्कूल में SCERT गुरुग्राम के सौजन्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संभावनाएं और चिंताएं विषय पर एक विज्ञान संगोष्ठी का आयोजन हुआ। इस विषय पर विभिन्न स्कूलों के 30 से अधिक विद्यार्थियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए। संगोष्ठी में छात्रों की प्रस्तुतियों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभावनाओं और चिंताओं पर महत्वपूर्ण विचार साझा किए, जो समाज के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में पधारे खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने विजेता विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया और भविष्य में बेहतर करने के लिए प्रेरित किया। संगोष्ठी की सफलता के लिए सभी प्रतिभागियों, निर्णायकों और कार्यक्रम समन्वयकों का आभार व्यक्त किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्राचार्य राजेश कौशिक और प्राचार्य राकेश जैन ने शिरकत की और विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया। इन प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार के विजेता रहे KM पब्लिक स्कूल, द्वितीय पुरस्कार वैश्य मॉडल स्कूल को और तृतीय पुरस्कार संयुक्त रूप से शिशु भारती हाई स्कूल और राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भिवानी को मिला। प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी जिला स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। अभी जैसा आपने देखा, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी ये उन बच्चों की थी जिन्होंने साइंस सेमिनार में पार्टिसिपेट किया था। इस सेमिनार में बच्चों को अपनी प्रेजेंटेशन देनी थी और कुछ जजेस के क्वेश्चंस थे, उनके आंसर्स देने थे। तो ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप जो है गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट का रहा है कि लगातार बच्चों को हर साल ये सेमिनार्स और एग्जीबिशंस आयोजित किए जाते हैं। आज का जो प्रोग्राम था, इनमें बच्चों को फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेस जो हैं वो दिए गए हैं। उनके टॉपिक के लिए उन्होंने सभी बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जो है अपने अपने विचार रखे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो क्या है और उससे हम किस प्रकार बेनिफिट हो सकते हैं, हम किस प्रकार अपने जो है एजुकेशन को आगे ले जा सकते हैं, हमारी जो डेवलपमेंट है उसको हम अपने देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके। बच्चों के लिए यही संदेश है कि बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि आज साइंस और टेक्नोलॉजी का युग है। एक बच्चा जो साइंस और टेक्नोलॉजी में सबसे एडवांस है, वही देश जो है वो तरक्की करता है। आज आप देख रहे हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है और इस तरफ हमास और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। तो ये अपनी सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है। जो साइंस है उसका इस्तेमाल जो है हम अपनी सेफ्टी, अपनी प्रोटेक्शन के लिए भी कर सकते हैं। हम ऐसे न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं और कौन ये हमारे बच्चे ही करेंगे, क्योंकि बच्चे नए आइडियाज़ जो हैं वो हमें देंगे जिससे हमारी सेफ्टी, सिक्योरिटी, हमारे देश का डेवलपमेंट जो है वो हो सके। उसके लिए ये एक पहल है कि सभी बच्चे जो है वो टेक्निकली सोचें, टेक्निकली बात करें और टेक्निकली ही हम अपने देश को साउंड बना सकते हैं। और ये बेनिफिट ऑफ ह्यूमैनिटी है, मानवता की जो है वो रक्षा के लिए है, मानवता की सेफ्टी के लिए ये सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों ने अलग अलग श्रेणियां बनाकर आरक्षण देने का सामाजिक और राजनीतिक संगठनों ने
सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। चमार संघर्ष समिति के बैनर तले एकत्रित एससी समाज के लोगों ने सरकार पर आपस में लड़वाकर भाईचारा खत्म करने के आरोप लगाए। उन्होंने इस संबंध में सरकार को ज्ञापन भी भेजा। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के बीच अलग अलग श्रेणियों की इजाज़त राज्य सरकार को दे दी थी। इस फैसले को लेकर काफ़ी विवाद भी हुआ, लेकिन कोर्ट ने कहा कि आरक्षण का फ़ायदा ज़रूरतमंद लोगों को ही मिलना चाहिए। सामाजिक और राजनीतिक संगठनों द्वारा इस फैसले का विरोध किया गया। उनका कहना है कि इससे आरक्षण के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचेगा। यही कारण है कि इस फैसले को वापस लेने की मांग को लेकर 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया था। इसी कड़ी में भिवानी में एससी समाज एकत्रित हुआ और लघु सचिवालय पहुंचकर ज्ञापन दिया गया। आज जो ये रोष प्रदर्शन चमार समाज द्वारा किया जा रहा है, इसके पीछे सरकार की बहुत बड़ी साजिश। ये दलित वर्ग में फूट डालने का काम कर रहे हैं। साथियों, ये जो चमार समाज है, ये हमेशा भाईचारा विश्वास करता है और भविष्य में भी यही उम्मीद रखते हैं कि हम सब मिल करके, चाहे वो कोई भी साथी है, मिल के रहना चाहते हैं। हमारा इतिहास रहा है कि हमने हमेशा ही दूसरे साथियों की मदद की है। साथियों, जो आज भारी प्रदर्शन जो हो रहा है, वो एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर दिया गया है। अगर हमने सरकार को चेता है कि अगर हमारी बात नहीं सुनी गई तो ये सारे बहुजन समाज, चमार समाज रोड पे आएंगे और आपको मुश्किल हो जाएगी। आपने देखा होगा 2018 में SC एक्ट था, जबकि सारे समाज के साथी रोड पर आ गए थे और अगले दिन ही सरकार ने आज SC वर्गीकरण में खत्म किया जाए और एक विशेष अध्यादेश ला करके सरकार इसको रोके और संविधान की धारा 9 में डाले ताकि इससे कोई छेड़छाड़ ना कर सके। मैं चाहूंगा, इस भारतीय जनता पार्टी सरकार की जो है एक मंशा बन चुकी है। कभी जाट को जाट आरक्षण पे लड़वाता है, उसको बदनाम करता है, कभी गुजरों के जो है सुआ लगाने का काम करता है, कभी BC के लोगों के साथ छेड़छाड़ करता है। और आज इस देश की जो है मुख्य धारा का मुख्य जो विचारक है, जो संविधान के अंदर विश्वास रखता है, चमार कौम जो पूरे देश के अंदर बहुत ज्यादा प्रतिशत के अंदर है। हरियाणा में अकेले 36 लाख चमार है। मैं कहना चाहता हूँ सरकार को, आप हमारे साथ ये बदतमीजी करना बंद कर दे। जो वर्गीकरण किया है वो एक षड्यंत्र के तहत किया गया है और क्रिमिनल का जो आदेश किया गया है वो भी एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। आज ये एक छोटा सा नमूना है। अगर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा के अंदर ही नहीं, देश के किसी भी हिस्से के अंदर अगर जो है आरक्षण के वर्गीकरण का अगर आदेश किया तो फिर मान करके चलना, अगले 50 साल तक सत्ता का मुंह नहीं देख पाओगे। जिसमें SC ST का वर्गीकरण करने के लिए उसने हवाला दिया है, जबकि कानून बनाने का काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना। भारत की लोकसभा के 543 MP और 250 MP राज्यसभा के कानून बनाते हैं। पहले लोकसभा में पारित होता है, फिर उसके बाद बड़ी पंचायत राज्यसभा में जाता है, वहाँ पारित होता है, फिर उसमें राष्ट्रपति महामहिम के हस्ताक्षर होते हैं जब कानून बनता है। जब ये लोकसभा और राज्यसभा ने और राष्ट्रपति ने इसको परमिशन दे दी, कानून बना दिया, तो सुप्रीम कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है उस कानून के साथ छेड़छाड़ करे, कानून में संशोधन करे, कानून में वर्गीकरण करे। भीम स्टेडियम में आयोजित किए गए 2 दिवसीय खंड स्तरीय खेलों का समापन आज हो गया। खंड स्तरीय खेलों में सरकारी व निजी स्कूलों के करीब 1000 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस अवसर पर योगा, कबड्डी, खो खो, ताइक्वांडो, फुटबॉल, बैडमिंटन, नेटबॉल और वॉलीबॉल से संबंधित खिलाड़ियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। प्रतियोगिता में विजयी खिलाड़ियों को खंड शिक्षा अधिकारी शिव कुमार तंवर ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। भीम स्टेडियम भिवानी में 2 दिवसीय खंड स्तरीय प्रतियोगिताओं में जिले के सरकारी व निजी स्कूल्स के लगभग सभी खेलों में खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई।
जिसमें मुख्य रूप से योग, कबड्डी, खो खो, ताइक्वांडो, फुटबॉल, बैडमिंटन, नेटबॉल व वॉलीबॉल इत्यादि खेल शामिल थे। प्रतियोगिता के पहले दिन केवल लड़कियों के लिए प्रतियोगिताएं करवाई गई, जबकि दूसरे दिन केवल लड़कों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। विजेता खिलाड़ियों को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खंड स्तरीय प्रतियोगिताओं के विजेता खिलाड़ियों को आगामी जिला स्तरीय प्रतियोगिताओं में खेलने का मौका मिलेगा। खेल हो चुके हैं। आज बॉयज़ के यहाँ पर खेल चल रहे हैं और इसमें 30 प्रतियोगिताओं में सभी ब्लॉक से आने वाले जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो सभी प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और बहुत अच्छा प्रोग्राम जो है ये चल रहा है। और सरकार की ये बहुत बड़ी पहल है कि छोटे बच्चों को, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स में है चाहे वो प्राइवेट स्कूल्स में है, उनको अंडर देयर एज ग्रुप जो है उनको पार्टिसिपेट करने का बहुत अच्छा मौका दिया जा रहा है। और जैसे ही आज ये सभी के रिजल्ट फाइनल हो जाएंगे, इसके बाद जो बच्चे फर्स्ट सेकंड टीमें होती हैं ये सारी की सारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर पार्टिसिपेट करेंगी। अभी सभी 7 ब्लॉक्स जो हैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट के वो सभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ब्लॉक लेवल पर, और कल से ही डिस्ट्रिक्ट लेवल की सिलेक्शन होने के बाद में डिस्ट्रिक्ट लेवल के गेम जो हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। और अब एक खबर चलते चलते, केंद्र ने अपने ही सहयोगी दलों के दबाव में आकर संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से लेटरल एंट्री के फैसले में यू टर्न लेना पड़ गया। इस गलती को अब सरकार ने मान लिया है। एनडीए में बिखराव की आशंका से डरी एनडीए सरकार ने लेटरल एंट्री के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। सरकार द्वारा लेटरल एंट्री विज्ञापन को रद्द करने के लिए संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन को पत्र भी लिख दिया है। लेटरल एंट्री के मुद्दे पर एनडीए के घटक दलों की अलग अलग राय सामने आ रही थी। लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान ने सरकार के फैसले पर जबरदस्त आपत्ति जाहिर की थी। वहीं जेडीयू ने भी कहा कि पार्टी आरक्षण की नीतियों के खिलाफ नहीं जा सकती है। केंद्र सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से लेटरल एंट्री से 45 अधिकारियों के लिए आवेदन मांगकर अपने ही खिलाफ विपक्षी पार्टियों को एक और मौका दे दिया था। लेटरल एंट्री को लेकर न केवल इंडिया गठबंधन के दल बल्कि सरकार के सहयोगी एनडीए के दल भी सरकार के फैसले से नाराज थे। विपक्षी दलों का कहना है कि आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी की मंशा ठीक नहीं है और इसे आरक्षण खत्म करने की शुरुआत मान रही है, क्योंकि यह लेटरल एंट्री में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं रखा गया था। सरकार का मानना था कि यह खुली भर्ती है, इसलिए कोई भी इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। सवाल है कि जहां आरक्षण नहीं है वहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व पिछड़ा वर्ग के कितने लोगों की एंट्री होती है। भारतीय सेना, अर्धसैनिक बलों व खेल के क्षेत्र में आरक्षण नहीं है, वहीं आरक्षित वर्ग के लोगों की एंट्री ना के बराबर है। क्या आरक्षित वर्ग के लोग काबिल नहीं हैं? भारतीय संविधान की धारा 341 में निहित कार्मिक सेवा एक्ट 1968 के तहत 45 दिन से अधिक दिन की सरकारी सेवा वाले पदों पर आरक्षण किए जाने का प्रावधान है, जबकि लेटरल एंट्री में 3 या 5 साल की अवधि रखी गई थी। इतना ही नहीं, उनकी सेवाओं के लिए डेपुटेशन बढ़ाया भी जा सकता है। केंद्र सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधारों की आड़ में इस तरह का फैसला लेना कितना न्यायोचित है, यह सरकार की मंशा पर प्रश्न खड़े करता है। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। चुनावी ड्यूटी से बचने के लिए गलत जानकारी देने पर होगी सख्त कार्यवाही, कहा सीटीएम ने। कॉलेज व यूनिवर्सिटी में दाखिलों के लिए ऑनलाइन पोर्टल फिर से शुरू। एससीईआरटी के सौजन्य से विज्ञान संगोष्ठी का हुआ आयोजन। एससी उप वर्गीकरण को लेकर एससी समाज में रोष, दिया ज्ञापन। 2 दिवसीय खंड स्तरीय खेलों का हुआ समापन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।